अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। इसको एपी कहा जाता है और इसकी खबर कई मरतबा बहुत ज़्यादा अहम साबित होती है। कतर और इसराइल के हवाले से इस एजेंसी ने भी एक खबर शाये की है। 9 सितंबर को कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो उसके बारे में एपी का दावा यह है कि इस हमले के लिए इसराइल की प्लानिंग बहुत पहले से थी और इसराइल का एजेंडा यह था कि कतर में मौजूद हमास के तमाम लीडर्स को मार देना है, शहीद कर देना है और इसके बाद इजराइल बाज़ाब्ता अपनी जीत का ऐलान करेगा और गज़ा पट्टी से उसे निकलने में आसानी हो जाएगी। इसको मज़ीद तफसील से आप समझिए, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप पब्लिक फेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड को तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने गज़ा के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया था। गज़ा पट्टी पर उसने बमबारी शुरू कर दिया। फिर 15-20 दिनों के बाद उसने ग्राउंड आर्मी को भी गज़ा पट्टी पर उतार दिया और इस वक्त गज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल इसराइल ने हासिल कर रखा है। गज़ा पट्टी के हर चप्पे चप्पे पर इजरायली आर्मी मौजूद है। गज़ा पट्टी के मदरसों को, स्कूलों को इसराइल ने आर्मी कैंप में तब्दील कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला करते हुए जो 3 हदफ तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ये सच है कि गज़ा पट्टी में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है। जो ऑफिशियल फिगर है वो 64,000 का है और अब तकरीबन 65,000 हो रहा होगा। 18,000 बच्चे शहीद किए गए। गज़ा पट्टी के तमाम घरों को डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन 8 अक्टूबर को इसराइल ने अपना 3 हदफ तय किया था। पहला हदफ था गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमले का कि जितने होस्टेज को, जितने इजरायली शहरियों को हमास ने कैदी बनाया है उन तमाम को रिहा कराना, उन तमाम को अपने दम पर आज़ाद कराना और हमास से कोई बातचीत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजराइल को लग रहा था कि उसकी एजेंसीज में, उसकी आर्मी में इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये गज़ा पट्टी में दाखिल होंगे, घुसेंगे और तमाम लोगों को बाहर निकाल कर ले आएंगे। दूसरा एजेंडा था इसराइल का इस जंग के पीछे के हमास के तमाम लीडर्स को शहीद कर देना है, तमाम सरबराहों को मार देना है। तीसरा एजेंडा और हदफ इसराइल का यह था कि गज़ा पट्टी पर इतना हमला करना है, इस तरह गज़ा पट्टी को बिल्कुल डेमोलिश करके उसको हमवार कर देना है, कब्रिस्तान में तब्दील कर देना है, इमारतों को मलबा बना देना है कि फ़लस्तीनी गज़ा पट्टी से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं, वो लेबनान चले जाएं, वो मिस्र भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, समंदर में कूद कर अपनी जान दे दें। लेकिन हमारा हमला इतना बड़ा हो, इजराइल की कार्रवाई ऐसी हो, उसको इस तरह जहन्नम में तब्दील कर दिया जाए कि कोई भी गज़ा पट्टी के बारे में रहने के लिए ना सोचे, उसकी रूह कांपने लगे। ये 3 इजराइल का सबसे बड़ा हदफ था। लेकिन 2 साल हो गए हैं और इसराइल इन तीनों हदफ में से एक भी कामयाब नहीं कर सका है। एक में भी वो कामयाब नहीं हो सका है। तमाम टनल तक उसने घुसने की कोशिश की है, तमाम सुरंगों को उसने तबाह करने का दावा किया, लेकिन एक भी होस्टेज को जिंदा आज़ाद नहीं करवा सका इसराइल। न वो गज़ा पट्टी की अवाम को बाहर निकलने पर मजबूर कर सका और न ही वो हमास को ख़त्म करने में कामयाब रहा। इसराइल को कई मरतबा लगा कि अगर हमास के बड़े सरबराहों को शहीद कर दिया जाएगा तो हमास की जो क़यादत है झुक जाएगी, समझौता कर लेगी और हमें किसी भी शर्त को मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इसराइल को यही लग रहा था। चुनांचे इसराइल ने सबसे पहले इस्माइल हनिया को ईरान में जाकर शहीद कर दिया और 2-2 मरतबा उनको टारगेट किया। पहली मरतबा इसराइल का जो एजेंडा था कामयाब नहीं हो सका तो दूसरी मरतबा उनको शहीद करने में इसराइल कामयाब हो जाता है। उसके बाद हमास के जो दूसरे पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह बने यहया सिनवार, उनको शहीद कर दिया। गज़ा पट्टी में हमास के जो टॉप लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अज़ैफ, मोहम्मद सिनवार और दूसरे, उन सबको भी इसराइल ने शहीद करने का दावा किया और बाद में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी कंफर्म किया कि मोहम्मद अज़ैफ की शहादत हो चुकी है, जिन्हें तूफ़ान अल-अक़सा का पूरा सरबराह बताया जाता है। इजराइल का कहना है कि वही मास्टर माइंड है। लेकिन इन सब के बावजूद अल-क़स्साम ब्रिगेड के रेजिस्टेंस में, इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई और लगातार ये लोग इजरायली आर्मी पर हमला करते रहे, इजरायली कैंपों को निशाना बनाते रहे। गज़ा पट्टी से रॉकेट लॉन्च करने का सिलसिला जारी रहा और इजराइल का हमला भी बढ़ता रहा और पिछले 2 महीना से इसी पर बातचीत चल रही है। इजराइल पर अपनी अवाम का भी और पूरी दुनिया का दबाव है कि वो हमास के साथ डील करे, समझौता करे और होस्टेज को रिहा कराए। जो इजरायली शहरी हैं वो पिछले 2-3 महीना से बड़े पैमाने पर अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं,
पार्लियामेंट का और दूसरी सरकारी इमारतों का घेराव करके वो मांग कर रहे हैं कि तुम हमास से जंग नहीं जीत सकते हो। तुमने 2 साल में साबित कर दिया कि तुम्हारे पास वो सलाहियत और कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए तुम समझौता करो, हमास की शर्तों को मानो और हमारे शहरियों को, हमारे रिश्तेदारों को हमें वापस लाकर दो। इस बीच में हमास ने इसी के सारी वीडियोस जारी की जिसने इजराइल में और बगावत की आग को तेज कर दिया। वहां के लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा कि कैदियों को खाना नहीं मिल रहा है, भूख और प्यास की शिद्दत से उनकी हालत अबतर होती जा रही है। और हमास ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, इमदादी सामान को गजा पट्टी पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इन कैदियों को हम खाना कहाँ से खिलाएंगे? जो हम खा सकते हैं वही हम उनको खिला रहे हैं। अगर 24 घंटे में हमें एक खजूर मैसर है तो एक खजूर ही हमें कैदियों को दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो इस तरह जब हमास का रिएक्शन सामने आता है, हमास की वीडियो सामने आती है, तो इसराइल की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इसराइल को ये लगा कि अगर वो हमास के तमाम टॉप लीडर्स को कतर में जाकर शहीद कर दे तो भले ही एक मरतबा दुनिया में नाराजगी पैदा होगी, हंगामा मचेगा, लेकिन अगर तमाम टॉप लीडर शहीद हो जाएंगे तो इसराइल अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब हो जाएगा कि इसराइल का जो असल एजेंडा था, असल हदफ था, हमास की क़यादत, हमास की लीडरशिप, और इसराइल ने हमास के तमाम लीडर्स को शहीद कर दिया है। अब हमास जिंदा नहीं बची, हमास ख़त्म हो गई और अब तमाम होस्टेज को रिहा कर दे अल-क़स्साम ब्रिगेड और हम हमला बंद कर देंगे। तो गजा पट्टी से इजराइल निकलने की कोशिश में है, लेकिन ये कोशिश भी इजराइल की नाकाम हो गई। और जितने टॉप लीडर्स थे, खा वो डॉक्टर खालिद मशल हो, डॉक्टर खलील अलहिया, उसामा हमदान, मूसा अबू मरजूक, वो सब महफूज रहे। अलबत्ता उनके ऑफिस के दूसरे जिम्मेदारान या सिक्योरिटी के अफराद ज़रूर शहीद हो गए। इसलिए AP ने लिखा कि इजराइल का गजा पट्टी पर जो हमला नाकाम रहा और ये इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है, इजराइल की सबसे बड़ी हार है। और इजराइल पिछले 1 साल से परेशान है कि कोई अहम पॉइंट मिले, मौका मिले उसको निकलने के लिए, सीज फायर करने के लिए, लेकिन इजराइल इसमें नाकाम है। और जब भी या अभी भी अगर जंगबंदी होगी और दुनिया तज्जिया करेगी तो यही कहा जाएगा कि गजा पट्टी के पास कुछ भी नहीं था, हमास के पास कुछ भी नहीं था। हमास एक गोरिल्ला वार लड़ रही है, हमास अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रही है। वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ आर्मी नहीं है, वहाँ करेंसी नहीं है, दुनिया की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं है। इसके बावजूद 2 साल का अरसा गुजर गया और इसराइल अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका। इसराइल ने भले ही गजा पट्टी में 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, 2 लाख से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। गजा पट्टी की तकरीबन 95% आबादी बेघर हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते में तमाम बड़े बड़े टावर्स को भी गजा पट्टी में इसराइल ने शहीद कर दिया, कुछ भी रहने के काबिल नहीं छोड़ा। तमाम अस्पतालों को उसने डेमोलिश कर दिया, मस्जिदों को डेमोलिश कर दिया, मदरसों को डेमोलिश कर दिया, कई सारे मदरसों को उसने आर्मी कैंप में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लड़ाई में असल चीज़ होती है कि आपका हदफ क्या है, टारगेट क्या है। अगर कोई भी फौज, कोई भी मुल्क अगर अपने टारगेट में कामयाब हो जाता है, टारगेट को अचीव कर लेता है, तो यकीनन उसे विनर कहा जाएगा, फातेह करार दिया जाएगा। अगर कोई भी फौज अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाती है तो भले ही वो बेशुमार लोगों को मार दे, लाखों लोगों का कत्ल कर दे, लेकिन टारगेट वो हासिल नहीं कर सकी तो यकीनन उसे विनर नहीं कहा जाएगा। अब इन दिनों गजा पट्टी को लेकर खुद इजरायली हुकूमत और इजराइल के आर्मी चीफ में लड़ाई चल रही है और पिछले 1 महीना से आर्मी चीफ का कहना है कि अगर हमने पूरे गजा का कंट्रोल हासिल कर लिया तो जो होस्टेज जिंदा अभी बचे हुए हैं उनकी भी जान बचने वाली नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसी सूरत हाल में रहने दो और हमास के साथ डील कर लो। हमास का इतना सिर्फ कहना है कि तुम तमाम होस्टेज को ले जाओ, लेकिन उसके बदले में ज़रूरी है कि गजा पट्टी पर आइंदा कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, कोई अटैक नहीं होना चाहिए। और इसराइल ये चाहता है कि सबसे पहले हमास का नाम व निशान मिट जाए, हमास के कोई नाम लेने वाला ना हो, हमास की तमाम लीडरशिप या तो यहाँ से भाग जाए, अल-क़स्साम ब्रिगेड न रहे, किसी के भी हाथ में हथियार न रहे, यानी रेजिस्टेंस आइंदा नहीं होनी चाहिए। ये पहली मांग है इसराइल की। दूसरी मांग ये है कि मुस्तकिल जंगबंदी होगी या नहीं होगी इसकी इसराइल गारंटी नहीं लेगा, यानी इसराइल का जब दिल करेगा वो गजा पट्टी पर हमला करता रहेगा। और इसी वजह से हमास का कहना है कि हमने 2 सालों तक कुर्बानी दी है, लाखों शहरी शहीद हो गए हैं, सब बेघर हो गया। गजा पट्टी की दोबारा तामीर नौ में 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा।
غزہ پٹی پہلے کیا تھا 7 اکتوبر سے اور 7 اکتوبر کے بعد کیا ہے، اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، آپ رو پڑیں گے کہ آخر غزہ پٹی کا یہ حشر کیا کر دیا ان ظالموں نے، ان کمیونوں نے۔ اب حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہے اور یہ آخری وقت ہے تو ہم جھک نہیں سکتے، ہم مکمل طور پر سرنڈر نہیں کر سکتے، تمہیں بھی ہماری شرط ماننی ہوگی۔ اور اسی کے لیے اسرائیل تمام ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے، کبھی وہ ٹاپ لیڈرز پہ حملہ کرتا، کبھی وہ باہر جا کر حملہ کرتا، کبھی وہ سمود فلوٹیلا یا جو دوسرے قافلہ گئے ہیں اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن اسرائیل کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہے۔ ادھر قطر پر حملہ کرنے کے بعد یقینی طور پر اسرائیل بھی پھنس چکا ہے، اور جیسے ہی قطر پر حملہ ہوتا آپ سمجھے کہ فرانس، جرمنی اور انگلینڈ جیسے ممالک نے بھی قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، تو قطر کی اہمیت کو بھی دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے دیش کہہ رہے ہیں کہ قطر بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کا، جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو سفارتی سطح پر اسرائیل کی ذلت و رسوائی ہوئی۔ دوسرا، اسرائیل نے جو ہدف اور ٹارگٹ طے کیا تھا قطر پر حملہ کرنے کا، وہ ہدف حاصل نہیں کر سکا، یہ اسرائیل کی دوسری ذلت و رسوائی ہے، سب سے بڑی ہار ہے۔ اور تیسرا ایک اس نے سوچا تھا کہ حماس اس کے بعد نیگوسیشن کی، مکالمہ کرنے کی، مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی اور حماس اس پوزیشن میں برقرار ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ڈانٹ لگائی ہے اسرائیل کی۔ امریکہ نے اپنے ایلچی کو بھیجا ہے وٹکوف کو اسرائیل، اور اس نے جا کر ڈانٹ لگائی، ٹرمپ کا پیغام سنایا کہ امریکہ قطر کا اتحادی ہے، اس کا الائی ہے، اس کے باوجود امریکہ نے تمہیں پرمیشن دے دی اسرائیل پر قطر پر حملہ کرنے کی، اور امریکہ نے کہا کہ اگر حماس کے لیڈر شہید ہو جائیں گے، قطر ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، لیکن اس کو ہم سنبھال لیں گے۔ ون ٹائم کا معاملہ تھا اور تم نے حملہ کیا اور تمہارا حملہ ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا، تم مشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ آخر ایسا کیوں؟ تم نے اتنا ناکام حملہ کیوں کیا؟ تمہاری ایجنسی میں کہاں کمی رہ گئی؟ اور اب دوبارہ قطر پر حملہ پوسیبل نہیں ہے، خواہ اسرائیل جتنا بھی دعویٰ کرتا رہے۔ تو امریکہ نے بھی قطر کو ڈانٹ لگائی ہے کہ تم نے یہاں پر کیوں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی وجہ سے امریکہ کی ذلت و رسوائی ہے، اور سب سے زیادہ بری طرح امریکہ ہی پھنسا ہے، کیونکہ امریکہ پر اب دنیا ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہے۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے 15-20 ایسے ممالک ہیں جس کی سیکورٹی کی، جہاں کے دفاع کی، ڈیفنس کی ذمہ داری امریکہ نے لے رکھی ہے۔ امریکہ کا وہاں فوجی اڈہ موجود ہے، امریکہ کے فائٹرز پلین موجود ہیں، اور وہ ممالک امریکہ کو اربوں ڈالر دیتے ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا میں اتنا پیسہ کیوں ہے؟ امریکی اتنے مالدار کیوں ہوتے ہیں؟ امریکی کرنسی میں دنیا بھر کی تجارت کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ امریکہ کی زمینوں میں بہت زیادہ سونا نکلتا ہے؟ یا کیا اس وجہ سے کہ امریکہ کے پاس پیٹرول کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور پوری دنیا کو امریکہ ہی پیٹرول بیچتا ہے؟ اس وجہ سے کہ امریکہ کے پاس بہت بڑا قدرتی خزانہ ہے؟ نہیں، امریکہ کی ویلو یہ ہے کہ امریکہ ہتھیار بناتا ہے اور دنیا کے دیشوں کو ہتھیار بیچتا ہے، اس سے پیسے حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے پیسے والے دیش ہیں، ان کو امریکہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن تمہارے پاس آرمی نہیں ہے، تو اگر کوئی دوسرا ملک تم پر حملہ کرے گا تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ تو تم ہمیں پیسہ پے کرو، ہم تمہیں فوجی سروس دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا بچاؤ کریں گے۔ جاپان، ساؤتھ کوریا، قطر، سعودی عرب، اس طرح دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک ہیں جو اربوں ڈالر امریکہ کو ہر سال پے کرتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ ان کا دفاع کرے گا۔ اور اب امریکہ نے اسرائیل سے قطر پر حملہ کروا دیا، اس حملے کو امریکہ نہیں روک سکا، تو اب جاپان کا بھی جو ٹرسٹ ٹوٹ جائے گا، ساؤتھ کوریا بھروسہ نہیں کر سکتا، دنیا کا دوسرا دیش امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ امریکہ حملہ کو نہیں روک سکتا ہے، تو یقینی طور پر ہر ملک اب یا تو اپنی آرمی کو مضبوط کرے گا، امریکہ پر بھروسہ نہیں کرے گا، یا چین، روس، ایران اور دنیا کے دوسرے دیشوں کی جانب بھی توجہ مبذول کرے گا۔ اس وقت ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ قطر میں پچھلے 2 دنوں سے عرب دیشوں کا سربراہی اجلاس جاری ہے، اور اسی پر بات چیت ہو رہی ہے کہ قطر کیسے اسرائیل پر حملہ کرے، کیسے جواب دے، عرب ممالک کس طرح متحد ہوں، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح عرب دیشوں کا اپنا ایک مشترکہ نیٹ ورک بنے، نیٹو کی طرح ایک عرب ممالک کی بھی فوج بنائی جائے، لیکن اس کے چانسز کتنے ہیں؟ کیا عرب ممالک ایسا کر سکتے ہیں؟ امید نہیں دکھ رہی ہے۔ ہاں، یہ خبر ضرور سامنے آئی ہے کہ مصر، پاکستان اور ترکی، یہ 3 ممالک مل کر اپنی ایک نئی فوج تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس میں ایران کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، اور یقینی طور پر عالم اسلام میں انہی 4 دیشوں کی جو آرمی ہے وہ کسی حد تک قابل ذکر ہے، ان کے پاس لڑنے کی صلاحیت ہے، بقیہ دیشوں کی آرمی برائے نام ہے، اور انہیں اپنے ملک میں چھوٹے
سے چھوٹے معاملے پر بھی قابو پانے کے لیے باہر کی آرمی کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے TM پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔